नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है साझेदारी तथा संयुक्त परिवार व्यापार में क्या अंतर है तथा साझेदारी और कंपनी में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है और याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार कई जुडिशियल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड्स में हम टैबुलर फॉर्म में पार्टनरशिप और हिंदू फैमिली बिजनेस एज वेल एज पार्टनरशिप एंड कंपनी में क्या अंतर होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं और कंपनी एक्ट जो अमेंडमेंट 2013 हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए ही इन दोनों को अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले स्लाइड्स पे टैबुलर फॉर्म पे चलते हैं। पार्टनरशिप और फैमिली बिजनेस में क्या क्या अंतर होते हैं वो टैबुलर फॉर्म में आपके समक्ष आ रहा है। उसमें सबसे पहला अंतर है कि पार्टनरशिप में कोई ना कोई करार होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। उस तरह का करार साझेदारों के बीच में होना चाहिए। लेकिन फैमिली बिजनेस में ऐसा कोई करार या एग्रीमेंट नहीं होता है। ये पहला अंतर है। दूसरा, पार्टनर हैज नो इंटरेस्ट बाय बर्थ। यहाँ जो साझेदारी बनती है वो साझेदार के सहमति से बनता है। करार के दौरान जो व्यक्ति ने साइन कर दिया ऐसा साझेदार या पार्टनर्स, वही करार मान्य होता है। ठीक है। और इसमें कोई भी साझेदार का हित जो है बाय बर्थ कभी नहीं होता। जबकि जॉइंट फैमिली बिजनेस या हिंदू इंडियन फैमिली बिजनेस हो या जॉइंट फैमिली बिजनेस हो, उन सभी में क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका हित जन्म लेते ही उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसा इंटरेस्ट बाय बर्थ वो साझेदारी में नहीं होता है। साझेदारी में तीसरा अंतर ये है कि अगर किसी साझेदार का देहांत हो जाता है, ठीक है, और उनकी संख्या 2 से जैसे कम होगा वैसे से साझेदारी पूरी खत्म हो जाती है। क्योंकि सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है 2 or more than 2 person agreed to do any act in interest of any business। ठीक है। तो सेक्शन 4 के हिसाब से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का देहांत हो जाता है और उस पार्टनर में 2 ही लोग हैं तो एक का देहांत होते ही पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। लेकिन जॉइंट फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फैमिली बिजनेस या जॉइंट फैमिली बिजनेस में जब भी किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो जितने एग्जिस्टिंग मेंबर होते हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जब कोई फैमिली बिजनेस में जन्म लेता है तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स जब घटते हैं तो जितने एग्जिस्टिंग मेंबर, जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं, उनका हित बढ़ जाता है। ठीक है। और इस तरह से फैमिली बिजनेस कंटिन्यूड चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता है। ठीक है। चौथा अंतर है कि जितने साझेदार होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे जो को पार्टनर्स है उनको अकाउंट का पूरा हिसाब दें। क्यों? क्योंकि जो फर्म का जो बिजनेस होता है उनकी जो चलाने की जिम्मेदारी सारे साझेदारों यानी पार्टनरों के कंधे पे होती है। ठीक। और अगर एक व्यक्ति कहीं किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है या अकाउंट मेंटेन कर रहा है तो उस अकाउंट को शेयर करने की जिम्मेदारी अन्य साझेदारों से उसकी बनती है। यानी कि एवरी पार्टनर इज लायबल टू डिस्क्लोज और इन्फॉर्म ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द अकाउंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। क्यों? क्योंकि वो जो बिजनेस होता है वो किसी एक साझेदार का नहीं होता है, बल्कि सारे साझेदारों के लिए होता है। इसलिए हर व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति का, यानी एक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट होता है। ठीक है। इसलिए उनकी लायबिलिटी बनती है कि जिसके पास जो अकाउंट है अगर एक मेंटेन कर रहा है तो बाकी सारे साझेदारों के साथ वो शेयर करे। ठीक। लेकिन फैमिली बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो इसमें मेन कर्ता होता है, जो हेड ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, वही अकाउंट मेंटेन करता है और दूसरे मेंबर को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक
आपस में समझौता होता है कि उसमें जो हेड ऑफ द मेंबर होगा वही सारे डिसीजन लेगा और वही सारे अकाउंट को मेंटेन करेगा, ठीक है। और ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द अदर मेंबर्स। हाँ, तब तक जब तक कि फैमिली बिजनेस के हित में वो काम कर रहा है। अगर वो अगेंस्ट इंटरेस्ट काम करेगा तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। पांचवा अंतर है कि पार्टनरशिप में, जैसे मैंने पहले बताया, कि हर एक पार्टनर जो है वो दूसरे व्यक्ति का यानी दूसरे साझेदार का एजेंट होता है। किसके समक्ष? जो थर्ड पर्सन, जो आउटसाइडर है, फॉर्म से बाहर के लिए वो हमेशा एक एजेंट की तरह काम करता है और वो हमेशा इस बात को मान के चलता है कि उसका जो भी काम कर रहा है वो फर्म के लिए कर रहा है, ना ही अपने लिए, ठीक। लेकिन फैमिली बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है कर्ता जो है सारा डिसीजन लेता है, लेकिन हाँ, उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी इंटरेस्ट जो फैमिली मेंबर्स का है उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन वो न ले। नहीं तो होगा क्या कि जो फैमिली मेंबर्स कुछ माइनर होते हैं, दैट विल नॉट बी बाउंड बाय द रॉन्ग डिसीजन ऑफ द कर्ता। कर्ता ने कोई गलत फैसला ले लिया है तो उसके लिए जो माइनर मेंबर है वो जिम्मेदार नहीं होंगे फिर, ठीक। छठा है कि पार्टनर जो है वो जो भी फैसला लेता है अदर पार्टनर्स को उस फैसले से सहमति जताने वाली, यानी कि जो भी पार्टनर ने चाहे फर्म के नाम पे उधार ले रखा हो या कोई ऐसा एक्टिविटी किया हो या करार किया हुआ हो, ठीक है, और तो ये माना जाता है कि वो जो करार किया हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उससे वही नहीं है बल्कि जितने अन्य साझेदार है वो भी उससे बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो एजेंट है तो कोई भी अगर एक्शन लेता है, कोई एक्ट लेता है इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, तो सारे साझेदार उसके लिए जिम्मेदार होंगे चाहे अच्छाई के लिए हो चाहे बुराई के लिए हो। बस कंडीशन ये होता है कि जिस पार्टनर ने या जिस साझेदार ने कोई फर्म के नाम पे या उधार लिया है या कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो फर्म वुड बी लायबल ओनली इफ इट हैज बीन डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। समान प्रक्रिया में बिजनेस फर्म के कार्य के लिए किया गया हो तभी जो पूरी फर्म जिम्मेदार होगी, अन्यथा नहीं। इसी तरह से कर्ता ने अगर जॉइंट फैमिली का करता है और अगर वो फैमिली बिजनेस के नाम पे उधार लेता है या कोई एग्रीमेंट करता है तो उसमें सारे व्यक्ति जो है, चाहे वो कर्ता फैमिली प्रॉपर्टी को क्रेडिट करे या डेबिटेड करे, यानी कहीं बेचे या कहीं किसी से उधार ले, तो उसके लिए सारा मेंबर जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, लायबल होंगे, ठीक है। इवन द माइनर कोपार्टनर्स, यानी जिसको जानकारी भी नहीं है कि कर्ता ने उसकी प्रॉपर्टी को या तो उधार दे दिया है या उसके नाम पर उधार ले लिया है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी हो, कर्ता ने अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली बिजनेस के लिए कोई कदम उठाया है तो उस कार्य के लिए हर एक मेंबर लायबल होगा। सातवां अंतर ये है कि साझेदारों के बीच में जो संबंध बनता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत यानी करार के अंतर्गत बनता है और स्टेटस के माध्यम से नहीं होता है। सेक्शन 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट ये साफ साफ कहता है जो रिलेशनशिप होती है साझेदारों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, आर क्रिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय स्टेटस। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या जॉइंट फैमिली बिजनेस हो, यहाँ पर रिलेशनशिप जो क्रिएट होती है वो सर्वाइवरशिप से पे डिपेंड करता है, यानी कि जो मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं फैमिली बिजनेस चलने के दौरान, यानी जब तक व्यवसाय चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तब तक जितने व्यक्ति सर्वाइव कर रहे हैं, जीवित है, उन सबका संबंध जो है वो सर्वाइवरशिप से है, यानी बाय स्टेटस से इनका संबंध बनता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से नहीं बनता है। पार्टनरशिप में जो आठवां और आखिरी अंतर है वो ये है कि पार्टनरशिप की भलाई के लिए किसी माइनर व्यक्ति को भी पार्टनर बनाया जा सकता है। सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि किसी अवयस्क व्यक्ति को भी साझेदार में शामिल की जा सकती है, खासकर तब जब साझेदार की संख्या 2 से कम हो रही हो, साझेदारी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हो, तो उस वक्त जो है फर्म या पार्टनरशिप की भलाई के लिए किसी माइनर को भी फर्म में ऐसा साझेदार, ऐसा पार्टनर एडमिट किया जा सकता है। लेकिन फैमिली बिजनेस में किसी माइनर को ऐसा मेंबर ऑफ द फैमिली
डिनोट या डेसिग्नेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो आपके समक्ष आ रहा है पार्टनरशिप और कंपनी, यही दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों में अंतर है जो आपके समक्ष चल रहा है। और पहला अंतर ये है कि पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है, ठीक है। कंपनी एक्ट जो भारत में लागू है वो है कंपनी एक्ट 1956, लेकिन आज के डेट में अमेंडमेंट इसमें हो गया है 2013 में, इसलिए अब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 से ये गवर्न होगा, ठीक। पार्टनरशिप में सेकंड डिफरेंस है कि ये जो है एक संयुक्त व्यक्तियों का ग्रुप कलेक्टिवली जब फॉर्म होता है, कोई ग्रुप बनता है करार के माध्यम से, तो उसे हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो साझेदारों यानी पार्टनरों का समूह होता है और उसे कलेक्टिवली हम फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी इसके सिवा नहीं होता। कंपनी में क्या होता है कि इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ देयर शेयर होल्डर्स। कहने मतलब ये कि कंपनी अलग है और उसके जो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं वो अलग होता है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, जो पार्टनर है वही उनका फर्म है, ठीक है। कंपनी में कंपनी अलग है, शेयर होल्डर्स अलग है, ठीक। फ्रेंड्स, आपको बताता चले कि कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी हमारे कानून के माध्यम से मिला हुआ है, क्योंकि हमारे कानून में ये बात कही गई है कि कंपनी का एक सेपरेट स्टेटस होता है, लीगल एंटिटी होती है, और इसीलिए उनको कहा जाता है लीगल पर्सन, विधिक व्यक्ति का दर्जा मिला हुआ है। और ये पर्सन जो है हर काम करता है जैसे कि एक नेचुरल पर्सन करता है, ठीक है। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन हो या लीगल पर्सन हो, वो स्टेटस कंपनी को मिला हुआ है, ठीक है। इसीलिए कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरा अंतर ये है कि अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी संख्या 2 से कम हो गई है, तो फिर वो फर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि फर्म डीड के अनुसार यानी पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के अनुसार 2 कम से कम होने चाहिए। और ऐसा कोई फर्म है जिसके सदस्य 2 ही हैं, उनमें से एक या तो हट जाता है या उसका देहांत हो जाता है, तो फिर फर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में क्या होता है कि यहाँ मेंबर आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कंपनी जो है ये लॉन्ग लाइफ होती है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी होती है, मेंबर डिपेंड होते ही नहीं है, इसलिए मेंबर आए या जाएं, रहें या चले जाएं, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती चली जाती है, ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी इज ऑलमोस्ट इमॉर्टल, ठीक है, अमर है। चौथा अंतर ये है कि पार्टनर जो है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना अपने हिस्सेदारी किसी बाहरी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन ही है पार्टनरशिप का कि कोई भी साझेदार अपना हित, अपना इंटरेस्ट, अपना राइट जो फॉर्म में है वो बिना किसी अदर साझेदारों से, अदर पार्टनर से कंसेंट लिए हुए किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं दे सकता। लेकिन कंपनी में एक शेयर होल्डर जब चाहे किसी और को बेच करके वो कंपनी से निकल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल होता है और वही मेंबर यहाँ होते हैं जिसके पास शेयर है, ठीक है। और अगर कोई एग्जिस्टिंग मेंबर कंपनी छोड़ जाना चाहता है तो वो किसी बाहरी व्यक्ति को बेच दे, ठीक। और बाहरी व्यक्ति जो है फिर शेयर होल्डर बन जाएगा वो कंपनी का। और इस तरह से कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर लेकर के बंद नहीं जाता है, वो जब चाहे आ सकता है और जब चाहे वो छोड़ के जा सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप में तभी आना जाना हो सकता है जब अदर पार्टनर उसको कंसेंट करे, उस पर सहमति हो। पांचवा अंतर ये है कि पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर का देहांत हो जाता है तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो विधिक उनके जो रिश्तेदार होंगे, वो डेथ पार्टनर या डिजीज पार्टनर के शेयर को टेक ओवर नहीं कर सकता है जब तक कि अदर पार्टनर जो है इस बात को कंसेंट न दे दे, ठीक है। यानी कि जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है, देहांत होने के बाद इट कांट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय हिज और हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। अगर शेयर होल्डर का किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी जगह पे उसका कोई भी वारिशान
जो भी वारिस हो वो उस डिजीज्ड शेयर होल्डर का जगह को ऑक्यूपाई कर सकता है, वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। पार्टनरशिप में सारा कारोबार जो है वो पार्टनर्स के कंधों पर निर्भर होता है और इसीलिए बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटी है वो सारा फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनके कंधों पे होने की वजह से उन पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होता है। ठीक है, यानी जरूरत पड़ने पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। लेकिन कंपनी के मैटर में ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ वहीं तक है जब तक कि जो पेड अप कैपिटल है, यानी जितना शेयर लिया गया है, ठीक है, उसका पेमेंट तक की उनकी लायबिलिटी है। उसके बाद शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी नहीं है। यानी कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में कि कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग है, इसलिए कंपनी की लायबिलिटी शेयर होल्डर के कंधों पर कभी नहीं आती है। बस शेयर होल्डर की लायबिलिटी उतनी ही होती है जितना कि शेयर का अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक, और इसीलिए उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द शेयर। सातवां अंतर ये है कि पार्टनरशिप में फर्म का रजिस्ट्रेशन होना कोई जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, बस होता क्या है कि अगर रजिस्ट्रेशन फर्म का नहीं हुआ है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं करा पाएंगे। ठीक है, फिर जो है जनरल जैसे और प्लेंटिफ आते हैं वो उस तरह से अपने मामले को सुलझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट के द्वारा पार्टनरशिप बना हुआ है और उसको रजिस्ट्रेशन हो गया है तो फिर उनकी जो भी राइट और लायबिलिटी है वो उनकी डीड के अनुसार तय होगी। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर एक जनरल ऑर्डरी लीगल फैसिलिटी से उनका मैटर डिसाइड किया जाएगा। ठीक, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, और इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा तो उसका कमेंसमेंट नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन इज मस्ट इन द केस ऑफ कंपनी। आठवां अंतर ये है कि पार्टनरशिप में मिनिमम जो पार्टनर होना चाहिए वो 2 है और मैक्सिमम है 100। याद रखिएगा, पहले बैंकिंग नॉन बैंकिंग में डिफरेंस होता था, लेकिन अब अमेंडमेंट जो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2013 आया तब से ये नया नियम हो गया कि पार्टनर के मिनिमम मेंबर जो है 2 होंगे और मैक्सिमम 100 होगा। और कंपनी के मैटर में देखें तो उसमें 2 हैं, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है 200 हो सकते हैं। ठीक, लेकिन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक, और आखिरी अंतर पार्टनरशिप कंपनी में ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट पार्टनरशिप में होता है तो याद रखिएगा सीपीसी में ऑर्डर 30 जो है स्पेशली फर्म से डिस्प्यूट होने पे ही उस ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अंतर्गत अगर कोई ऑर्डर पास होता है, डिग्री पास होती है तो ऑर्डर 21 में पास होगा, उसका एक्सक्यूशन जो है वो पार्टनर्स के खिलाफ हो सकता है। लेकिन कंपनी में अगर कोई डिग्री पास हुई है तो वो डिग्री कभी भी शेयर होल्डर के खिलाफ एक्सक्यूट नहीं होता है, उसके खिलाफ पास नहीं होता है। हमेशा डिग्री जो पास होगी, यानी कंपनी का कोई भी डिस्प्यूट होगा, वो डिग्री अगर पास होती है तो दैट विल बी एक्सक्यूटेबल अगेंस्ट द कंपनी ओनली, शेयर होल्डर के खिलाफ नहीं होता है। दैट्स इट। तो फ्रेंड, ये सारे डिफरेंसेस थे पार्टनरशिप और जॉइंट फैमिली बिजनेस एज वेल एज पार्टनरशिप एंड कंपनी। ठीक है फ्रेंड, तो अगले वीडियो पे हम नए प्रश्न के साथ, नए प्रोविजन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।